नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यह तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और पूर्व की ओर, ध्यान दीजिएगा, पूर्व की ओर प्रशांत महासागर से लगा है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिससे भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, तब तक मैं बताता हूं यह न्यूज में क्यों आया। जैसा कि आपको पता है, ब्राजील में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें लूला डा सिल्वा, इन्होंने ब्राजील के करंट प्रेसिडेंट बोल्सोनारो को हरा दिया है और अब नए प्रेसिडेंट बने हैं। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इनको बधाइयां भी दी गई हैं। एक बार जरा ब्राजील के मैप में देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा होगा एरिया। जैसे ही आप साउथ अमेरिका के मैप में नजर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से देश का है। अब अगर ब्राजील के पूर्व की बात करें तो ब्राजील के पूर्व में जो आपको महासागर दिखेगा वो कौन सा है, वो अटलांटिक महासागर है। यहां पर आपको दिखेगा प्रशांत महासागर। वापस चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला कथन तो आप मैप देख के ही समझ गए होंगे कि ये एकदम सही है। यह तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, ये तो बात सही है। आप उत्तर की बात कर लें, दक्षिण की बात कर लें, पश्चिम की बात कर लें, परंतु पूर्व में यह महासागर से घिरा है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि पूर्व की ओर प्रशांत महासागर है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर कौन सा महासागर आएगा? अटलांटिक महासागर। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिससे भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, तो यह भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक खंड के लिए केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। 2022 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा करी गई थी कि आरबीआई जल्द ही अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है 2022 का जो बजट आया था उसमें हमारे वित्त मंत्री के द्वारा इस चीज की घोषणा करी गई थी कि आरबीआई एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और ये 1 नवंबर को पायलट बेसिस पे लॉन्च कर दिया गया है, जो हमारा डिजिटल करेंसी है। अब देखिए, डिजिटल करेंसी जो लॉन्च करी गई, तो डिजिटल करेंसी का यहां पर मतलब क्या है कि ऐसी करेंसी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। फिजिकल फॉर्म का मतलब है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप बहुत बार ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं। बट गूगल पे जो आप करते हैं तो उसमें क्या है, अब पहले तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, वहां से आप गूगल पे को अपने अकाउंट से अटैच करते हैं और वहां से पेमेंट करते हैं। तो देखा जाए तो ये एक तरह से आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो तो एक फिजिकल करेंसी है, ठीक है। बट यहां पर क्या है कि फिजिकल करेंसी जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। तो ऐसा अभी पायलट बेसिस पे आरबीआई ने लॉन्च किया है। यहां पर दो चीजें याद रखिएगा। एक, जो डिजिटल करेंसी है वो खुदरा के लिए है। खुदरा का यहां मतलब है रिटेल की बात करी जा रही है, तो जो रिटेल होगा ये इसका उपयोग सभी के द्वारा करा जा सकता है। परंतु ये जो थोक है यानी कि होलसेल है, ये सभी के द्वारा नहीं करा जाएगा। ये केवल कुछ सेलेक्टिव वित्तीय संस्थान होंगे जिनको आरबीआई अप्रूवल देगा। जैसे कि अभी की अगर बात करें तो 9 बैंक्स ऐसे हैं जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है डिजिटल करेंसी के लिए। उसमें से आपके एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, आईडीएफसी और भी हैं। तो टोटल 9 बैंक्स को अभी होलसेल डिपार्टमेंट में डिजिटल करेंसी यूज करने का अधिकार मिला है। वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। तो यहां पर देखिए, थोक खंड के लिए जो रुपया लॉन्च करा गया है तो ये एकदम सही कथन हो जाएगा। और ये 2022 के बजट में ही घोषणा करी गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। तियांगोंग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसको। समाचार पत्रों में देखा जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, चाइना ने अपना तीसरा और जो फाइनल मॉड्यूल था तियांगोंग स्पेस स्टेशन का, उसको लॉन्च कर दिया है। आप यहां पर देख पा रहे हो 2021 में सबसे पहला मॉड्यूल लॉन्च करा था तियान्हे के नाम से, फिर 2022 में वियांतेन के नाम से, अब जो ये 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च करा है मैंगतियान के नाम से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2022 में चाइना का ये टारगेट है कि इनको अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। 2025 में ये अर्थ के आसपास जो एस्टेरॉइड होंगे उनका कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे लेना। 30 में इनका मार्स का प्रोजेक्ट है और 30 में ही इनको एक प्रोब भेजना है जुपिटर के ऊपर। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। निम्न भूकक्षा में जो अंतरिक्ष स्टेशन बन रहा है तो उसी का नाम क्या है, तियांगोंग।
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों में से किस पर अंग्रेजों द्वारा देशद्रोह का, जैसे आईपीसी में जो सेक्शन 124 ए है, तो उसके तहत यह आरोप लगाया गया था। अब आप इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को देखिए, इनके बारे में विचार करिए, किसके ऊपर देशद्रोह का ब्रिटिश ने आरोप लगाया था। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया है, ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि केंद्र सरकार को, यह बोला है कि सेक्शन 124 का जो ए है आईपीसी के अंडर में, जिसमें देशद्रोह के बारे में बताया गया है, तो उसके नए केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना बंद कर दें कुछ टाइम के लिए, और इस सेक्शन के ऊपर जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, जिसकी परिभाषा, जिसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं वो पुरानी ही चली आ रही, तो उस पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद को इस आर्टिकल के ऊपर विचार करना चाहिए कि इसमें क्या कुछ नया चेंजेस कर सकते हैं। तब तक के लिए नए केसेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ना भेजें। अब देखिए सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धारा 124 ए जो है वो देशद्रोह को परिभाषित करता है। अब इसमें देखिए, चाहे कोई बोला गया हो, ऐसे शब्दों का उपयोग लिखने में करा गया हो, वो शब्द हो या संकेत हो, जिससे यह प्रस्तुत होता है कि भारत के अंदर जो सरकार है उसके प्रति घृणा या अवमान, उसकी मानहानि करी जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, देशद्रोह बोलते हैं। अब वापस आते हैं अपने प्रश्न पे, तो इसमें जितने नाम आप ये देख रहे हो, सभी के ऊपर कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, 2018 में प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत में हीरो और हीरो की खानों, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करी है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए, तब तक मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बी, जीन ब्रेसिप ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर का नाम जैसे ही आप सुनेंगे तो आपके मन में हीरो और हीरो की खानों के बारे में जो चर्चा करी गई है, तो इन्हीं का नाम आपके मन में आएगा। ये फ्रेंच यात्री थे, यानी कि फ्रांस से आए हुए थे, और वहां पर जो आभूषण होते हैं उसका व्यापार भी करते थे। एक यहां पर ट्रेवेनियर ब्लू डायमंड के नाम से आपने एक हीरे का नाम सुना होगा, जिसको इन्होंने गुंटूर प्रांत, गुंटूर प्रांत आपको कहां मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो गुंटूर प्रांत में एक कोल्लूर माइन थी, कोल्लूर नाम से एक खान थी, वहां से ये ब्लू डायमंड निकाला था, और ट्रेवेनियर ब्लू डायमंड के नाम से इसी डायमंड का नाम पड़ा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आज के तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। आज के तथ्य में सुप्रीम कोर्ट ने, आज के द हिंदू में आपने आर्टिकल देखा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि राइट टू वोट के लिए, यानी कि जो वोट देने का अधिकार है, तो इस अधिकार के लिए एक पिटीशन फाइल हुई थी। क्या हुआ था, जो लोग भी जैसे जेल में बंद होते हैं, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा होता है, अंडर ट्रायल होते हैं, या जो अपराधी घोषित हो गए होते हैं, अब अंडर ट्रायल जिनके ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उन्हें अभी अपराधी घोषित नहीं करा गया है, परंतु जेल में बंद हैं वो। तो ऐसे लोग जो जेल में बंद हैं, क्या इनको वोट देने का अधिकार होगा, इसके लिए एक पिटीशन फाइल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि अब ये उस पिटीशन पे विचार करेंगे। तो जब ये विचार कर रहे हैं, तो ये पिटीशन जो यहां पर फाइल हुई है, ये फाइल हुई है धारा 62(5) के नाम से। अब ये आपको पता होना चाहिए, जन प्रतिनिधित्व कानून जो होता है, ठीक है, इसकी धारा 62 का 5 है, ये हमेशा चर्चा में रहती है, क्योंकि इसमें ही लिखा हुआ है किसके बारे में, ये जो 62 धारा है, ये धारा हमको बताती है राइट टू वोट के बारे में। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसके 5 उपखंड है, तो जो 5वां उपखंड है वो यहां पर चर्चा में आया। तो एक बार इसके उपखंडों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब आप धारा 62 का 1 उपखंड पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी वोटर, पहली बात तो यह समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि धारा जो 62 है उसमें राइट टू वोट, यानी कि वोट देने के अधिकार के बारे में चर्चा करी गई है, ठीक है। अब इसका जो पहला उपखंड है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी वोटर है वो क्या करेगा, वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर है वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो इसका उपखंड 2 है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति, जन प्रतिनिधित्व कानून जो होता है, इसकी एक धारा है सेक्शन 16, ठीक है, तो यह सेक्शन 16 के तहत अगर दोषी पाया जाएगा तो वो वोट नहीं डाल सकता। अगर तीसरी धारा की बात करेंगे, चलिए यहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जो सेक्शन 16 है, मेरे को कमेंट करके बताइए कि वो क्या बोलता है, क्या उसमें प्रावधान है कि आदमी वोट नहीं दे सकता। इसी प्रकार जो धारा 62 का उपखंड 3 है, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। धारा 4 में यह कहा गया है कि
अगर जैसे तीसरे में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेगा, अगर वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालता है तो उसके दोनों वोट खारिज हो जाएंगे। इसी तरीके से धारा 4 में यह कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति है वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार वोट डालता है तो दोनों ही बार वोट उसके खारिज कर दिए जाएंगे। अब बात आती है धारा 5 की। धारा 5 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है, ठीक है, जेल में होने का मतलब क्या होता है? यहां पे दो मतलब होते हैं। एक, या तो वो अपराधी घोषित हो गया है और अपनी सजा काट रहा है। दूसरा मतलब होता है वो अंडर ट्रायल है, यानी कि केस उसके ऊपर चल रहा है। तो इन दोनों ही केस में, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ही केस में वो वोट नहीं डाल सकता। अब यहां पर जिस व्यक्ति ने पिटीशन फाइल करी है उसका नाम है आदित्य प्रसन्ना भट्टाचार्य। ये नेशनल लॉ स्कूल जो है बेंगलुरु में, उनके स्टूडेंट हैं। इनका कहना यह है कि जो अपराधी व्यक्ति, इनको अगर बेल मिल जाती है और ये जेल से बाहर होते हैं तो ये तो वोट डाल सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति अंडर ट्रायल हैं, जिनको अभी अपराधी घोषित ही नहीं करा गया, जैसा मैंने आपको इसके उपखंड 5 में बताया, ये वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये क्यों? तो इसी के विरुद्ध इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इस पूरी पिटीशन को रिव्यू करेगा, इस पे एनालिसिस करेगा, तब उसके बाद अपना निर्णय देगा। तो अभी के लिए फिलहाल जान लीजिए कि 62 का जो क्लॉज 5 था वो था क्या। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे दैनिक क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।